22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम की हरी भरी वादियों में जब गोलियों की गूंज सुनाई दी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह हमला सिर्फ जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था। इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने। द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक ऐसा नाम जो सुनने में नया लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है वो चेहरा जिसे पाकिस्तान ने बनाया, पाला और आज पूरी दुनिया के सामने छोड़ दिया। साजाद गुल, कश्मीर का सबसे खतरनाक साया। लेकिन सवाल ये है कि कौन है ये साजाद गुल, कब, कहां और कैसे बना ये एक क्लासरूम से निकलकर आतंक का मास्टरमाइंड। साजाद गुल की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि क्या है टीआरएफ। टीआरएफ पाकिस्तान का नया आतंक और भारत का अगला खतरा। एक संगठन जो दिखता नया है लेकिन है पुराना दुश्मन। 2019 जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, पाकिस्तान की जमीन हिल गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, आतंकवादी संगठन बदनाम हो गए। लेकिन फिर आया टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक ऐसा नाम जो भारत में एक स्थानीय विद्रोह की कहानी कहता है, मगर असल में ये लश्कर-ए-तैयबा का डिजिटल मास्क है। टीआरएफ का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है ताकि एफएटीएफ से बचे और टीआरएफ जैसे संगठनों को लोकल विद्रोह जैसा प्रोजेक्ट कर सके। तो आखिर एफएटीएफ क्या है, क्यों पाकिस्तान एफएटीएफ से बचना चाहता है? एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में की गई। इसका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, टेरर फंडिंग को ट्रैक करना और देश को इस मामले में गाइडलाइन और निगरानी देना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसमें लगभग 200 देश और संस्थाएं सदस्य या ऑब्जर्वर हैं। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट, इसमें वो देश आते हैं जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असफल माने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने सुधार करने का वादा किया होता है, जैसे पाकिस्तान। और ब्लैक लिस्ट में वो देश आते हैं जो न सिर्फ फेल हुए हैं बल्कि जानबूझकर टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं। इस लिस्ट में शामिल होना मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग, लोन और व्यापार सब बंद। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को फंडिंग मिलती रही। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी खुलेआम घूमते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। एफएटीएफ की वजह से पाकिस्तान पर विदेशी निवेश कम हो गया, आर्थिक हालात बिगड़ गए और उसे आईएमएफ जैसे संस्थानों से लोन लेने में दिक्कत होने लगी। तो पाकिस्तान एफएटीएफ से बचने के लिए क्या करता है? पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए नए नामों से आतंकी संगठन बनाता है, जैसे टीआरएफ, पीएफएफ, पीएएफएफ, ताकि वह यह कह सके कि हमारे देश में लश्कर नहीं है। आतंकी फंडिंग को डिजिटल और क्रिप्टो के जरिए छिपाता है, कुछ आतंकियों को नजरबंद या जेल में दिखाता है, लेकिन उन्हें पीछे से सहारा भी देता है। टीआरएफ का अस्तित्व ही एफएटीएफ की नजरों से लश्कर को छिपाने के लिए बनाया गया है। टीआरएफ और एफएटीएफ का कनेक्शन सीधा कैसे है, ये समझते हैं। टीआरएफ खुद को एक स्थानीय कश्मीरी विद्रोही समूह बताता है ताकि वो आतंकी ना लगे। इसका कोई डायरेक्ट लिंक लश्कर या पाकिस्तान से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन हकीकत में ये लश्कर का एक डिजिटल शाखा है। इसका मास्टरमाइंड आईएसआई का सज्जाद गुल जैसे लोग हैं। एफएटीएफ पाकिस्तान की गर्दन पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा है और टीआरएफ जैसे संगठन उस शिकंजे से फिसलने की चालाकी है। जैसे ही एफएटीएफ की नज़र हटती है, गोली चलती है, लोग मरते हैं और भारत पर वार हो जाता है। तो हकीकत यह है कि टीआरएफ को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग मिलती है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से। ये जंग अब बंदूक की नहीं है बल्कि दिमाग और नेटवर्क की है। पहलगाम हमला सिर्फ गोलियों का नहीं है, यह एक सुनियोजित संदेश है और पाकिस्तान की लोमड़ी चाल है। 22 अप्रैल 2005 समय दोपहर 3:30 पहलगाम के बैसरन घाटी में गोलियां बरसती हैं। पर्यटक चीखते चिल्लाते हैं, महिलाएं जमीन पर गिरती हैं और आतंकवादी कहते हैं, मोदी को बता देना टीआरएफ आया था। ये हमला सिर्फ इंसानों पर नहीं था, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम और राष्ट्रीय नेतृत्व को दी गई खुली चुनौती थी। अब जानते हैं कौन है सज्जाद गुल, टीआरएफ का मास्टरमाइंड। साजिद अब्बू जावेद, कई नामों से जाना गया यह चेहरा असल में है साजाद गुल। श्रीनगर में जन्मा, पढ़ाई में होशियार लेकिन विचारों में जहर। 2008 में लश्कर से जुड़ा और 2010 में पहली बार पकड़ा गया, लेकिन हुआ जमानत पर रिहा और इसके बाद जैसे गायब हो गया। फिर 2017 में पीओके में देखा गया,
जहां इसे ट्रेनिंग दी गई और वहीं से बनाया गया इसे टीआरएफ का डिजिटल कमांडर। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डार्कनेट पर ऑपरेट करने वाला यह आतंकी अब सीधे हमलों की योजना बनाता है और भारतीय एजेंसीज इसे देखती रह जाती हैं। एक ऐसा नाम जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, एक ऐसा शख्स जो एमबीए की डिग्री लेकर भी आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। 1974 में श्रीनगर के नवाब बाजार के शाह मोहल्ला इलाके में पैदा हुआ ये लड़का देखने में आम था, पढ़ाई में अच्छा था। श्रीनगर के नेशनल स्कूल में स्कूलिंग की और श्री प्रताप कॉलेज से बीएससी की डिग्री ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1999 में बेंगलुरु के एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट से एमबीए किया और तभी से उसका संपर्क शुरू हुआ ऐसे लोगों से जो बाद में उसके आतंकवादी सफर की नींव रखेंगे, लश्कर-ए-तैयबा और तहरीर उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से। सज्जाद गुल 2002 में दिल्ली के हवाला कांड में गिरफ्तार हुआ। तिहाड़ जेल में जब बंद हुआ तब उसके पास समय था सोचने का, योजना बनाने का। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई लश्कर के कुख्यात आतंकियों से। 2005 में श्रीनगर की जेल में ट्रांसफर किया गया और 2006 में रिहा कर दिया गया, मगर वो जेल से निकला आतंक का एक नया नक्शा लेकर। 2016 में इंटेलिजेंस अलर्ट आया, सज्जाद ने एलओसी पार से एक पिस्टल मंगाई थी। फिर 2017 में उसने फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया, पाकिस्तान का वीजा लिया और बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान चला गया। यह वही मोड़ था जब शेख सज्जाद गुल अब सिर्फ एक संदिग्ध नहीं बल्कि भारत का दुश्मन बन चुका था। भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के अफसरों की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें चाहिए था एक नया मोहरा, एक नया चेहरा। यहीं से टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की शुरुआत हुई। सज्जाद गुल और अब्बास शेख ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी। टीआरएफ का मकसद था लश्कर-ए-तैयबा की नई डिजिटल शाखा बनना, जिससे पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने का ढोंग कर सके। आज टीआरएफ घाटी में हुई कई बड़ी हमलों के लिए जिम्मेदारी ले चुका है, जिसमें पत्रकारों, नेताओं और अब मासूम सैलानियों की हत्या शामिल है। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया और 2023 में सज्जाद गुल को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया गया। एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान में आईएसआई की छांव में पल बढ़ रहा है। शेख सज्जाद गुल की कहानी हमें सिर्फ एक आतंकी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की दोहरी नीति, आईएसआई की चालाकी और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं की मजबूरी भी दिखाती है। जब तक ऐसे आतंकी खुलकर पाकिस्तान में पलते रहेंगे तब तक घाटी में शांति सिर्फ एक सपना बनकर रहेगी। सज्जाद गुल के अपराधों की लंबी फेहरिस्त है। 2016 में दक्षिणी कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमला, 2018 में श्रीनगर में छात्र नेता की हत्या, 2020 में पंचायत चुनाव के दौरान 11 नेताओं को टारगेट किलिंग, 2021 से 24 तक करीब 25 से अधिक हमलों का मास्टरमाइंड। हर वार के पीछे एक ही साया था, सज्जाद गुल। उसका मकसद था डर पैदा करना, कश्मीर की शांति को तोड़ना और भारत को बदनाम करना। टीआरएफ का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है ताकि एफएटीएफ से बचे और लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बदनामी से बचा कर रखे। टीआरएफ को लोकल विद्रोह जैसा प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन हकीकत यह है कि टीआरएफ को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग मिलती है आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से। ये जंग अब बंदूक की नहीं है बल्कि दिमाग और नेटवर्क की है। अगर टीआरएफ जैसी ताकतें खुलेआम हमला कर सकती हैं तो सवाल उठता है, क्या खुफिया तंत्र फेल हुआ? क्या पर्यटक इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी? प्रधानमंत्री कहते हैं घुसकर मारेंगे, लेकिन टीआरएफ तो हमारे घर में घुसकर मारकर चला गया और सरकार अब भी शांति बहाल है जैसे बयान दे रही है। तो सवाल ये है, अब आगे होगा क्या? आगे ये होगा कि हिंदू समझेंगे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को पहचान पहचान कर मारा है, उनके नाम पूछे हैं, कुरान की आयतें पढ़ाई हैं और नहीं पढ़ पाने पर गोली मारी, कपड़े उतार कर देखा फिर गोली मारी। हमारे राजनीतिक दल भी इसको ऐसे ही दिखाएंगे और हम देखेंगे। एक कौम के खिलाफ भड़केंगे, वो भड़काएंगे और हम भड़केंगे। दंगे होंगे और मरेगी इंसानियत और मरेगा देश। और यही तो चाहता है पाकिस्तान और सज्जाद गुल जैसे लोग।
लेकिन सोचिए कि क्या हम पाकिस्तान की इस लोमड़ी चाल का शिकार नहीं हुए? क्या पाकिस्तान अपनी धूर्तता में कामयाब नहीं हुआ? और हमारी सरकार बोलती थी घुसकर मारेंगे, लेकिन हुआ क्या? वो घुसकर मार रहे हैं। यहाँ सवाल सिर्फ टीआरएफ को खत्म करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम सज्जाद गुल जैसे दिमाग को समय रहते पहचान पाएंगे? क्या हम एक और हमला होने से अपने आप को बचा पाएंगे? टीआरएफ कोई संगठन नहीं है, ये पाकिस्तान की नई साजिश है और सज्जाद गुल उसका सबसे खतरनाक चेहरा। जब तक इस चेहरे को उजागर कर खत्म नहीं किया जाएगा, कश्मीर की वादी में फिर कभी कोई सुकून की सांस नहीं ले पाएगा। हमें याद रखना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध वो है जो बंदूक से नहीं, सोच से लड़ा जाता है।